नमस्कार। साहित्यिक नमस्कार। गरिमा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पटल पर प्रत्येक रविवार हम हाजिर होते हैं एक जाने माने साहित्यकार के साथ, जिनके साथ हम चर्चा करते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। और आज जिन साहित्यकारा को जिनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में हम चर्चा करेंगे वो हैं सोनीपत हरियाणा से डॉक्टर कमलेश मलिक, जो कि प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हैं। टीकाराम गर्ल्स कॉलेज सोनीपत में जो है मैम प्राचार्य रही हैं। इसके साथ ही मैम जो है 6 वर्षों तक दीनबंधु छोटूराम विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में भी रही हैं। मुरथल के विमेन सेल की सदस्य हैं। महिला विश्वविद्यालय खानपुर में भी 3 वर्ष तक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की सदस्य रही हैं। मैम जो है स्वतंत्र लेखन करती हैं। प्रमुख पत्र पत्रिकाओं सहित भाव कलश, स्त्री का आकाश, युग पुरुष, नेहरू, लघु कथा वर्तिका, लघु कथा हरियाणा, संवाद जैसे आकाशवाणी रोहतक से कहानियों का प्रसारण और कवि गोष्ठियों में जो है मैम की सहभागिता रही है। इसके साथ ही मैम की जो प्रकाशन का भी मैम ने जो है कई पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जिनमें से एक चक्रव्यूह, सिर्फ अपने लिए, एक मोर्चा और 16 परिवार जो है इनके विशेष रूप से कहानी संग्रह रहे हैं। संवेदना के स्वर, बहुत कुछ छूट गया इनके कविता संग्रह हैं। और राष्ट्रपति अवार्ड जो है लघु कथा संग्रह है। इसके साथ ही इन्होंने समीक्षा भी लिखी है। शंकर वेदांत एवं हरियाणा का संत साहित्य पर समीक्षा भी लिखी है। और कमलेश जी को इसके साथ ही पुरस्कार और सम्मान भी मिलते रहे हैं, जिसमें से श्रेष्ठ महिला रचनाकार सम्मान, हरियाणा साहित्य अकादमी, सिर्फ अपने लिए, और एक मोर्चा और कहानी संग्रह के लिए श्रेष्ठ कृति पुरस्कार भी जो है कमलेश जी को मिला है। अकेडमी से ही मैम को रिश्ता और जीना सीख जाओगे कहानियाँ और सारी जो भी प्रतियोगिता हैं उनके लिए मैम की जो कहानियाँ हैं वो पुरस्कृत रही हैं। इसके साथ ही मैम को प्रज्ञा साहित्यिक सम्मान और वीरभद्र कुमारी अंतर्राष्ट्रीय काव्य मंच द्वारा भी साहित्य सम्मान भी, शब्द दर्पण समूह द्वारा भी, ऐसे ही अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं से मैम को सम्मान मिलते रहे हैं। और मैम की जो परिवार की एक खासियत जो है, जो मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगी, कि रंगमंच और बॉलीवुड की सशक्त अभिनेत्री मेघना मलिक और जी न्यूज़ चैनल की प्रतिष्ठित न्यूज़ एंकर की माँ भी जो है होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। ये अपना परिचय जो है उस रूप में भी देना जो है पसंद करती हैं। तो सबसे पहले जो है हम मैम हमारे मंच पर आई हैं, और इतना जो समय ये हमारे लिए आज इन्होंने दिया है विशेष रूप से, उसके लिए हम मैम का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मैम, आपका हमारे मंच पर हार्दिक स्वागत है। दो पंक्तियों के साथ आपका स्वागत करना चाहूँगी कि मकरंद सी तासीर, गुलकंद सी शख्सियत है इनकी। मकरंद सी तासीर और गुलकंद सी शख्सियत है इनकी, कुदरत की रहमतें हैं ये किसी किसी पर भी बरसती हैं। मैम, आपका वाह हार्दिक वाह। स्वागत है हमारे मंच पर। रिमा जी, इतनी खूबसूरत पंक्तियों में आपने मेरा परिचय कराया। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और आपका मंच, काव्य गरिमा मंच, वाकई में गरिमा को बनाए हुए बहुत खूबसूरत मंच है। मुझे आपसे जुड़कर बहुत अच्छा लगा। और इस प्रकार से आप साहित्यकारों को अपने से जोड़ते हैं और आप उनसे जुड़ते हैं। बहुत ही अच्छा है। इस क्षेत्र में आप इतना श्रम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। आपके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं करती हूँ। और एक धन्यवाद मैम। तरह से मेरा आशीर्वाद भी आपके साथ है। और आप मेरी छोटी बहन की तरह हैं। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करते हुए, मिलते हुए। मेरा बहुत बहुत सौभाग्य है कि मैं आपसे जुड़ी। तो अब आप जो जानना चाहेंगे मुझसे, या जो भी सुनना चाहेंगे, हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ गए होंगे।
जी या जुड़ जाएंगे कुछ देर में, तो जी हमें बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलकर। जी मैम। तो हम अपने व्यूअर्स को जो है, हमारे जितने भी साहित्यकार हमसे जुड़ते हैं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जो है उनको बताते हैं। इसीलिए ये चर्चा जो है एक साहित्यिक यात्रा की चर्चा रही है। तो सबसे पहला प्रश्न भी मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपकी ये जो साहित्यिक यात्रा है वो किस प्रकार से शुरू हुई? आपने लेखन जो है वो किस प्रकार शुरू किया? गरिमा जी, ऐसा है कि मेरा लेखन तो मेरी जब स्टूडेंट लाइफ थी, छात्र जीवन से ही आरंभ हो गया था। जी और मुझे तभी से कहानियां लिखने का और कविताएं करने का शौक था। जी मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ, हापुड़ से। जी तो हापुड़ में एक साहित्यिक परिषद थी, तो उसकी गोष्ठियां होती थी। जी तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स को भी मतलब आमंत्रित किया जाता था और प्रतियोगिताएं उसमें होती थी। तो मैं उसमें भाग लेती रही और वहां से पुरस्कार प्राप्त हुए, तो बहुत मतलब उससे प्रोत्साहन मिला और आगे लिखने की प्रेरणा मिली। जी और फिर शादी होने के बाद मैं हरियाणा में आ गई। तो हरियाणा में भी जब मैं अध्यापन में थी, तो मेरा मतलब जो कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, तो मैं उसकी इंचार्ज होती थी। जी तो वहां भी बच्चों से साथ उस तरह का इंटरेक्शन होता रहता था। तो इस प्रकार ये यात्रा आगे भी चलती रही। बिल्कुल तो उसका आरंभ तो वहीं से हो गया था। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहली कविता जो है वो आपने किस उम्र में लिखी? हाँ, ये आपने अच्छा प्रश्न किया। तो जो प्रतियोगिताएं वहां होती थी, जी उसमें समस्या पूर्ति दी जाती थी। जी तो समस्या पूर्ति के लिए एक लाइन होती थी और उसी पर आधारित हम कविता करते थे। वो शायद मैं बीए फाइनल में थी तब। तो जी उस समय मैंने ये कविता लिखी और हमें ये कविता दी गई थी, जिसकी की पहली पंक्ति थी कैसे स्वागत करूं तुम्हारा। ये पंक्ति थी। तो उस पर मैंने वह कविता लिखी। अगर आप उसे सुनना चाहेंगी बिल्कुल बिल्कुल, तो स्वागत है मैम, मैं स्वागत उसी है। हाँ, मैं उसी से आरंभ कर देती हूँ। तो दी गई पंक्ति थी कैसे स्वागत करूं तुम्हारा। जी तो देखिएगा कि आहत तन है, पीड़ित मन है। आहत तन है, पीड़ित मन है। कैसे स्वागत करूं तुम्हारा, कैसे स्वागत करूं तुम्हारा। आज सुनो सखी मेरे द्वारे, बिन बुलाए पाहुन आए। आज सुनो सखी मेरे द्वारे, बिन बुलाए पाहुन आए। चौराहे की इस प्रतिमा पर कैसे यह मन फूल चढ़ाए। बंधन वारे कहाँ सजाए, आंगन भी तो नहीं बुहारा। कैसे स्वागत करूं तुम्हारा। मानस के तट सब रीते घट, मानस के तट सब रीते घट। ना लहरे हैं ना हलचल है, कैसे पाँव पखारूंगी मैं। बस आंखों में थोड़ा जल है,
कैसे पाँव पखारूंगी मैं, आंखों में थोड़ा सा जल है, ना ही प्यास बुझा पाएगा, रीत गया है जल घट सारा, कैसे स्वागत करूं तुम्हारा। और आगे देखिए, जब से होश संभाला मैंने, जब से होश संभाला मैंने, इस घर में पीड़ा रहती है, तुमको नींद नहीं आएगी, सारी रात जगा करती है, सुबक सुबक कर सुबह होती, सुबक सुबक कर सुबह होती, थपकी देता दिन बेचारा, कैसे स्वागत करूं तुम्हारा। और आखिरी बंद है जी। कि नहीं बचा अब कागज कोरा, नहीं बचा अब कागज कोरा, लिख दी हैं सब परिभाषाएं, सारे मंत्र हुए हैं पूरे, ब्याह गई सब अभिलाषाएं, कि जाओ अतिथि, हमारे यहाँ पे अतिथि का स्वागत होता था, लेकिन आज क्या है स्थिति, मानसिक स्थिति, कि जाओ अतिथि तिथि देकर आना, जाओ अतिथि तिथि देकर आना, बदल गया है नियम हमारा, कैसे स्वागत करूं तुम्हारा, घायल तन है पीड़ित मन है, कैसे स्वागत करूं तुम्हारा, कैसे बहुत खूब, स्वागत। बहुत ही प्यारी आप, सच में आप बहुत उम्दा लिखती हैं मैम। और सच में आज की जो स्थिति है कि हम अतिथि को शायद अपनी सहूलियत के अनुसार ही चाहते हैं कि जब हम कहें तब वो आए। बिल्कुल। हाँ, जो अतिथि देवो भवा की जो एक परंपरा जो चली आ रही परंपरा। है हाँ भारतीय हाँ संस्कृति में, मुझे लगता है वो अब उतनी नहीं रही है, उतनी हम उसका मान नहीं रख पाते हैं कहीं ना कहीं। तो इसके साथ ही अगला हाँ प्रश्न ये है कि मैम, जैसे आप अध्यापन कार्य में रही हैं, आप प्राचार्य पद से जी सेवानिवृत्त रही हैं, तो इतने जी। साल आपने अध्यापन के साथ साथ ये लेखन कैसे मैनेज किया? आप कैसे लिख पाई, समय कैसे निकाल पाती थी? देखिए, लेखन के मतलब अध्यापन के साथ तो लेखन होना बड़ा स्वाभाविक है, ऐसा मेरा मानना है, जी। क्योंकि मेरा विषय भी हिंदी था, जी। संस्कृत और हिंदी। तो हिंदी जब मैं टीच करती हूँ तो कितने सारे कवि लेखक हमारे सम्मुख आते हैं, उनका जीवन परिचय भी हमें स्टूडेंट्स को बताना होता है, और उनके काव्य की क्या विशेषताएं हैं, जी। क्या उनका मुख्य भाव रहा है, तो वह सब बताते हुए तो हमें बड़ा एक तरह से उसमें हेल्प मिलती है कि हम अपनी भावनाओं को भी उसी अंदाज में व्यक्त करें। और ये नहीं मैं कहती कि हर टीचर कवि बन जाता है या लेखक बन जाता है, ऐसा नहीं है, वो तो जिसमें उस तरह का बीज होगा, उस तरह का उसी में वो अंकुर फूटेंगे और उसी बिल्कुल। पल्लवित होंगे, तो वह तो है ही। पर अध्यापन के साथ तो हाँ, जब प्राचार्य थी तब थोड़ा सा, चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज्यादा हो जाता है, और तब मेरा तो अनुभव ऐसा है कि प्रिंसिपल या कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन का हेड जब कोई बनता है और उसकी जिम्मेदारी आती है, तो वो 24 घंटे का एक तरह से काम हो जाता है, तब समय निकालना बड़ा दूभर होता था। तो वो 13-14 साल में उतना उस प्रकार से लेखन कार्य नहीं कर सकी जो मैं उससे पहले करती रही। और मेरा, गरिमा जी, ऐसा होता था
कि जब मैं खाना बना रही हूँ या कुछ भी काम घर का भी कर रही हूँ, तो मेरे दिमाग में वो जो उस तरह के ख्याल हैं वो आते रहते थे, घूमते रहते थे। और जैसे ही कोई पंक्ति, कोई पैराग्राफ, मतलब मैं स्टोरी लिख रही हूँ तो उसके आगे का कोई इंसिडेंट मेरे दिमाग में आता है, तो मैं फट से जाकर के लिखने लग जाती थी। या रात में किसी भी समय मेरे मन में ख्याल आया, जो भी, तो कविता है, गजल है, कुछ भी है, तो उसकी पंक्तियां मैं गुनगुनाती रही, और मुझे जैसे ही समय मिला वो मैंने नोट डाउन कर दी। तो इस तरह से ये यात्रा चलती रही। वो मैं नहीं कहूंगी कि मैंने बहुत मात्रा में लिखा हो, ऐसा नहीं है। लोग तो अक्सर काउंट करते हैं कि मेरी इतनी पुस्तकें छप गई, अब इतनी हो गई, अब इतनी हो गई। मैं देखती हूँ कि फेसबुक पर लोग अपनी जो छपी हुई हैं पुस्तकें उनको सामने रख करके, उनके साथ बैठ करके फोटो बाकायदा देते हैं कि अब इतनी पुस्तकें हैं। तो ये सब मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा लिखा हो या छपा हो, लेकिन धीरे धीरे होता रहा, क्योंकि मैंने हमेशा अपनी खुशी के लिए लिखा। ऐसा नहीं कि बस वो छप जाए या उस पर कुछ पुरस्कार ही मिल जाए। मिल गया वो बात अलग है, लेकिन मेरा ऐसा कोई विशेष उस पर वो नहीं था ध्यान, मैं कहूंगी। तो जो कुछ अपने आप से होता रहा वो होता रहा। बेहद खूबसूरत बात रही। तो इसके साथ ही अगला जो प्रश्न मैं आपसे करूँगी थोड़ा व्यक्तिगत है, लेकिन आपकी इस पूरी लेखन यात्रा में परिवार का सहयोग कितना रहा? परिवार ने किस प्रकार सहयोग किया? परिवार का सहयोग तो मैं कहूंगी कि अंतहीन था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी उसी कॉलेज में अध्यापन में ही थे। वो अंग्रेजी डिपार्टमेंट में थे। हम एक ही कॉलेज में, सोनीपत में जो पहला कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था वो CRA कॉलेज, छोटू राम आर्य कॉलेज के नाम से था। उसी में हम एक ही कॉलेज में थे, और वहाँ को एजुकेशन होती थी, बॉयज एंड गर्ल्स होते थे साथ साथ। तो मेरे लेखन से उन्हें तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। वो भी अपना लिखते थे, लेकिन वो कोर्स की पुस्तकें लिखते थे, ग्रामर, क्रिटिसिज्म। आज भी उनकी एक बुक चल रही है, हालांकि ही इज नो मोर, 4 साल पहले उनका स्वर्गवास हो गया था। नेट की पुस्तक, नेट होता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो लेक्चररशिप के लिए जरूरी माना जाता है। तो वो बुक उनकी आज भी मार्केट में है, वो चल रही है। तो उन्हें खुद लेखन का शौक था, तो मेरे साथ तो उनका कोई वो ही नहीं था कि भाई आप क्यों लिख रही हैं या टाइम नहीं दे रही हैं, ऐसा कुछ नहीं था। बच्चियां मेरी 2 थी, आप जानते ही हैं, तो मैंने उनको भी बहुत समय दिया, देना ही पड़ता है। तो मैं, हमारे घर में माहौल बिल्कुल लिखने पढ़ने का था, मतलब, तो उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं आई। उन्होंने मेरा बहुत, यानी वो ऐसा नहीं है कि ऐसे भी लोग हैं हस्बैंड वाइफ साथ साथ जाते हैं, चाहे वो सम्मेलन है या कोई भी गोष्ठी, तो ऐसा नहीं था। मेरा अपना फील्ड था, उनका अपना था, लेकिन हम एक दूसरे के लिए स्पेस देते थे अपने अपने ढंग से। तो उसमें मुझे कोई अड़चन नहीं आई, कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छी बात है, और बिल्कुल जीवन साथी ऐसा हो जिसके साथ, अब आजकल की भाषा में कहते हैं कि वाइब मैच करती है। तो बहुत अच्छी बात है, जीवन थोड़ा सा और सरल हो जाता है। और हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, बढ़िया ये बात तो है। रही आपकी कि सर ने आपको इतना सपोर्ट किया, और आप आज हाँ ये बात उनके बारे में कह पाती हैं। बहुत ही कम स्त्रियां हैं जो इस तरह का, जो सपोर्ट जो हाँ, उन्हें चाहिए, बिल्कुल सहयोग जो उन्हें चाहिए, वो मिल पाता है। ऐसा नहीं है, मिल सबको नहीं पाता मिल है। पाता। हाँ बट बहुत खूबसूरत बात हाँ रही मैम आपके साथ। तो अगला हाँ जो प्रश्न है, उससे पहले मैं चाहूंगी कि आपकी एक और रचना, आप कोई कविता हमें सुनाएं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं एक कविता अपनी
एक तरह से मैं उसे कहूंगी कि मेरे जीवन का इतिहास है, और मेरे क्या किसी भी जीवन का इतिहास हो सकता है। जैसा कि मेरी 2 बेटियां भी हैं, थोड़ा सा जिक्र उसमें उनका भी आएगा। तो ये है और इसी का पहली पंक्ति का शीर्षक बनाकर मैंने दूसरी पुस्तक भी मेरी आई है। तो वो है, गजल है ये। जी, स्वागत है। बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा, इनायतें बहुत रही, बहुत परिहास रहा, कभी कंठ भर गया, कभी कंठ भर गया, कभी आंख नम हुई, पात भी झरे यहाँ, यहीं मधुमास रहा, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा, कि आंधियां चली बहुत, आंधियां चली बहुत, बिजलियां गिरी मगर, बयार भी बही यहाँ, यही मुक्त आकाश रहा, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा। और लोग अक्सर ये बोल देते हैं कि हमारी जिंदगी के 40 साल 50 साल यूं बीत गए, फलक झपकते ही, पता ही नहीं चला। लेकिन मेरी धारणा ऐसी नहीं है, हर पल यूं ही नहीं बीत जाता, इतने वर्ष यूं ही नहीं बीत जाते। हाँ, कि पलक झपकते भला बीता है कल कहाँ, पलक झपकते भला बीता है कल कहाँ, परत दर परत खुला, परत दर परत खुला, यही इतिहास रहा, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा, और सुरक्षा कवच बनी आंगन की देहलियां, सुरक्षा कवच बनी आंगन की देहलियां, जीवन है बंधन यही आभास रहा, बहुत कुछ छूट गया। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरी 2 बेटियों का भी जिक्र इसमें थोड़ा सा है, तो उड़ान के लिए मिली, उड़ान के लिए मिली पंख सी 2 बेटियां, उड़ान के लिए मिली पंख सी 2 बेटियां, और धन्य हो गई हूँ मैं, धन्य हो गई हूँ मैं, यही एहसास रहा। और आप जैसा कि जानती हैं कि एक का नाम है मेघना और एक का नाम है मीमांसा। दोनों शब्दों का मैंने सार्थक उपयोग किया है कि मेघना नदी है जो बंगाल में है, ये नदी मेघना नदी है जो प्राण स्रोत सी बही, मेघना नदी है जो प्राण स्रोत सी बही, मीमांसा है फलसफा। हमारे जो 6 दर्शन हैं उसमें से एक का नाम है मीमांसा। तो मीमांसा है फलसफा यही विश्वास रहा,
कि बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा, और हौसले नहीं थमे किसी भी पड़ाव पर, हौसले नहीं थमे किसी भी पड़ाव पर, सुबह हो कि शाम हो आस का उजास रहा, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा। और गजल का आखिरी शेर है, आप जैसे दोस्तों के नाम। तो दो पंक्तियां मैं आपको सौंप जी रही हूं जी जी, स्वागत है। कि हाँ, किसी दिन यश मिला, किसी दिन यश मिला, किसी दिन धन मिला, किसी दिन यश मिला, किसी दिन धन मिला, जिस दिन मीत मिले वही दिन खास रहा, बहुत कि खूब, जिस बहुत खूब। दिन मीत मिले पूछो वही दिन नहीं। खास रहा, बहुत कुछ छूट गया, बहुत बहुत खूबसूरत, कुछ बहुत खूबसूरत, पास रहा। बहुत खूबसूरत। सच में आपने पूरा इतिहास इस कविता में अपना जो लिख डाला है। और ये गीत गजल शायरी के माध्यम से ही मुझे लगता है हम कहीं ना कहीं अपने मन की अभिव्यक्तियां कर पाते हैं, और वो एक बहुत ही खूबसूरत सा हार बन के हमारे सामने प्रस्तुत होती हैं। हमारे जीवन के जो अनुभवों के जो फूल हैं, उसके जो मोती हैं, उसको हम एक गीत गजल के माध्यम से एक सुंदर सा हार बना पाते हैं। और इसके जी, साथ ही अब अगला प्रश्न यही है कि लेखन के साथ साथ आपको और क्या क्या पसंद है? देखिए, लेखन के साथ साथ मेरे शौक तो यही थे। मैं जब स्टूडेंट थी तब उस समय भी अभिनय का थोड़ा सा मुझे शौक था। जी। जो मेघना बिटिया में वो ललित हुआ, हमारे टाइम पे तो उतना शायद स्कोप नहीं था, या जो भी कहिए आप उसे, छोटा सा शहर और वो उस समय की सोच है ना, तो बिल्कुल। बहुत वो था। पर मैं अपने कॉलेज लाइफ में जो भी ड्रामा प्लेज होते थे, कव्वाली होती थी, उन सब में मैं पार्टिसिपेट करती थी। उस टाइम में एक अभिज्ञान शाकुंतलम करके प्ले हमारे टीचर ने करवाया था, तो उसमें भी शकुंतला का रोल मैंने किया था। और बहुत खूबसूरत। हाँ, तो ऐसे इस तरह की एक्टिविटीज, गाना सुनना, गाती नहीं थी मैं क्योंकि मेरा स्वर उस तरह का नहीं है कि मैं बिल्कुल। गाना गा सकूं, लेकिन कविताएं मैं जरूर अपने अंदाज में मतलब थोड़ा सा बोलती हूँ उन्हें गाकर, वो एक अलग बात है। तो ये इस तरह के ही शौक थे। और मुझे थोड़ा बहुत जैसे काढ़ने बुनना, वो उस समय हर एक ही लड़की का होता था। बिल्कुल। आजकल तो बच्चे इन सब से दूर रहते हैं कि हमने भी कौन किया टाइम है खराब उस कर। समय। एक अगर लड़की के लिए हाँ, सिलाई और कढ़ाई बुनाई अनिवार्य नहीं हाँ, था। हाँ, 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 बिल्कुल। बिल्कुल। तो उसको आधा अधूरा ही माना जाता था, भाई इसको काढ़ना बुनना नहीं आता है या बिल्कुल ऐसा कुछ। बिल्कुल। तो सिलाई का, हाँ, तो वो बस इसी तरह के आम शौक थे। बाकी मैंने कोई ऐसा नहीं कि स्पोर्ट्स में उतना ज्यादा रहा हो, या ऐसा और कोई मतलब टारगेट हो सामने, या वो। तो बस ये मेरा मेन तो यही था कि अपना जो भी भाव है, भावाभिव्यक्ति में जिस माध्यम से हो सके, हैं, तो उसके लिए मुझे कविता कहानी ही ज्यादा मतलब अच्छा लगा। और वही मेरा एक तरह से हॉबी भी बन गई, शौक भी बन गया। जी, बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल जैसा अभी हमारी ये जो अभी जो चर्चा जिस रास्ते पर है, तो मैं अभी मेरा प्रश्न थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में अब जा रहा है साहित्यिक चर्चा से। मैं अगला प्रश्न यही जी, पूछना चाहूंगी कि आजकल जो स्त्रियां हैं,
हम कहीं ना कहीं हमारी जो बेटियां हैं वो एक अलग रास्ते पर चल रही हैं, जैसा जो शायद चुनौतियां हमारे लिए थी, अब वो चुनौतियां थोड़ी अलग हो गई हैं। लेकिन कहीं ना कहीं फेमिनिज्म, हम जो कहें कि वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब की बातें भी करते हैं, लेकिन अब इसके मायने बदल रहे हैं। तो उस पर आपके क्या विचार हैं? नहीं, मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि देखिए, ये ठीक है कि हमारे समाज में नारी को, स्त्री को, महिला को बहुत दबा कर रखा गया, जी। और उसको मतलब उस तरह की आजादी जो लड़कों को होती है, हैं, पुरुषों को होती है, वो नहीं दी गई। तो एक तरह से आधिपत्य था उनका, और स्त्रियां उनके एक तरह से अधीन रहती थी। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, मतलब भावनाओं को व्यक्त करना तो बहुत बात की बात थी, मतलब उनके लिए ना एजुकेशन पर भी बंधन था, ज्यादा नहीं पढ़ाना है, जी बिल्कुल। 10वीं करा दी ज्यादा से ज्यादा, या छोटा मोटा थोड़ा बहुत पढ़ना सीख गई, उसके बाद उसे बस खाली चौका चूल्हा संभालना है। और वो मैं आपको बताऊं कि मैं गांव से बिलोंग करती हूँ, हापुड़ के पास ही हमारा छोटा सा गांव है। तो वहां से पढ़ने वाली लड़की, मैं ही पहली लड़की थी जिसने की एमए किया। गांव के लोग तो बिल्कुल भी नहीं ये चाहते थे या सोचते थे कि पढ़ें, पर हमारी फैमिली में मतलब ऐसा नहीं था। जी। मेरे फादर भी, मेरे दादा भी लिखे पढ़े थे, तो वो चाहते थे कि बेटियां भी आगे बढ़ें। और हम, मेरे जो अंकल थे और मेरे, हम लोग 6 बहनें थी, 2 हम थे, 4 दूसरे अंकल की बेटियां थी। जी। तो उन्होंने हमको पढ़ाना चाहा और अच्छी सी अच्छी एजुकेशन देना चाहा। तो ये चीज, और मैंने देखा कि जो शहर की बच्चियां थी जो हमारे साथ पढ़ती थी, जी। उनका भी मतलब इंटर होते होते, है ना, उस समय ये नहीं होता था +1 +2 हायर सेकेंडरी, है ना, 10th हुआ, बोर्ड हुआ, इंटर हुआ, फिर बीए। तो बीए तक तो पहुंचती ही नहीं थी, इंटर किया और सभी की शादियां हो जाती थी। पर हमने एमए किया, एमए करने के बाद ही हमारी शादी हुई। तो ये है कि धीरे धीरे बदलाव आया, लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि उस समय महिलाओं पर बहुत ज्यादा अंकुश थे। जी। वो जो कि ऊपर का तबका है, जो जो हाई फाई फैमिली है, वो छोड़ दीजिए आप। जी। जो महिलाएं आगे गईं, चाहे वो राजनीति थी, प्रशासन था, या मैं ये कहूंगी कि खेल का मैदान भी है, तो जी। जो महिलाएं आज भी ऊपर जा रही हैं, टॉप पर पहुंची हैं, उन्हें परिस्थितियां थोड़ी भिन्न मिली, अपनी पारिवारिक भी और सामाजिक भी। लेकिन जो आम स्त्री है, वह तो आज भी उसी जगह खड़ी है, जी। उसे अब भी वो आजादी नहीं है। मतलब सामान्य जो स्त्री है, सामान्य महिला है, यानी ज्यादा संख्या में ऐसी महिलाएं। पर दूसरी तरफ जो आपने कहा वह भी ठीक है कि आजादी मिलने का अर्थ ये नहीं है कि हम जो है उच्च श्रृंखल हो जाएं, हैं, बिल्कुल। ऐसी स्वतंत्रता ना हो कि हम अपना बंधन भी अपने ऊपर से हटा लें। तो बिल्कुल। बहुत कुछ पाने की चाह में हम अपनी मान मर्यादा, अपने सिद्धांत, अपने संस्कार वो छोड़ बैठे। तो ये नहीं होना चाहिए जो आम तौर से लड़कियों में देखा जा रहा है। आजादी का मतलब वो ये ना समझे कि उन्हें कैसा भी कोई भी बंधन नहीं है, यानी उनकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल। मर्यादा नहीं है, उसका पालन तो जरूर करेंगे। जो स्त्री के गुण हैं, जो उसे स्त्री बनाते हैं, महिला बनाते हैं, देवी का रूप हमने क्यों दिया है ना, हमारे समाज ने उसे देवी क्यों कहा है, क्योंकि उसमें त्याग, ममता, सेवा, धैर्य, ऐसी भाव हैं, गुण हैं। पुरुषों में जो
हो नहीं पाते उतने हैं। तो ये हमें बनाए रखना चाहिए, तभी हमारा जीवन सही धारा पर या मार्ग पर चल सकता है। उसकी कोशिश हमारी जरूर रहनी चाहिए। ये नारी विमर्श और इतनी आजादी कि हम अपनी ही देह से खेलने लग जाएं, क्यों? उससे क्या मिलेगा, क्या होगा? वो कहते हैं ना कि छुरी खरबूजे पर गिरे तो भी खरबूजा कटा, और खरबूजा छुरी छुरी पर पर कट गिरा तो भी वही कटा। वही तो कटा। ऐसी स्थिति हम क्यों लाएं? उसकी क्या जरूरत है? बिल्कुल। हमें एक सामान्य जीवन जीना है, अच्छा जीवन जीना है, और उन मर्यादाओं का पालन करते हुए भी हम आगे जा सकते हैं। जी। हम अच्छे अच्छे पदों पर, अच्छे क्षेत्र में अच्छे कार्य कर सकते हैं। तो हमें उस बंधन को तो स्वीकार करना ही चाहिए। मेरी उसमें थी पंक्ति कि आंगन की सुरक्षा कवच बनी आंगन की देहलियां। तो वो एक सुरक्षा हमें देती है। हम उस आंगन की सीमा को उतना ना लांघें कि वो हमारे ही गर्दन पर छुरी बनकर आ जाए। बिल्कुल सही बात तो है। और स्वतंत्रता और स्वच्छता में जो अंतर है वो स्त्रियों को, आज की पीढ़ी को, बेटियों को जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जी कहीं ना कहीं हमें जो है अपने एक शारीरिक, हम उसकी बात करते हैं, सुंदरता पर जितना जोर दे रहे हैं उसके बजाय हमें अपनी गुणवत्ता पर जोर देना चाहिए, अपने गुणों के बिल्कुल विकास पर बिल्कुल जोर देना चाहिए। और रही बात सीमाओं की, बिल्कुल, तो वो मुझे लगता है शायद वो स्त्री हो या पुरुष, दोनों के लिए ज़रूरी है। दोनों के लिए आवश्यक है। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। अगर अब हम ये कहें कि पुरुष भी कहें कि गाड़ी, शराब पीकर जो है गाड़ी चलाना वो हमारा निजी मामला है, तो वो निजी मामला नहीं हाँ होता। एक सामाजिक जो चीजें होती हैं वो हमें फॉलो ही करनी पड़ेंगी। वही चीज हाँ, लड़कियों वो के लिए भी। अनुशासन तो सबके लिए जी। जरूरी होना चाहिए। वही चीज लड़कियों के लिए भी होती है कि आप चाहे कपड़े पहन रहे हैं, चाहे आपके विचार कितने ही खुले हैं, लेकिन एक सामाजिक हाँ मर्यादा का जो पालन है वो स्त्री और पुरुष दोनों के बिल्कुल लिए बिल्कुल। जरूरी है। हाँ तो बहुत ही बिल्कुल। अच्छा ये विषय रहा है। और दूसरा प्रश्न जो है मैं इससे इसी से थोड़ा सा संबंधित पूछना चाहूंगी कि आज का हमारा जो साहित्य है उसमें लोग एक कहें कि हम अपने एक्सप्रेशन, जो भी हमारे, हम ऐसे करते हैं ना कि अपने मन की भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, तो कविताएं और जी साहित्य जो है वो सिर्फ भावनाएं ना होकर के एक फूहड़ता पर जो है वो जा रही हैं। तो उसके बारे में जी। आपके क्या विचार हैं? हाँ, ये भी नहीं होना चाहिए। देखिए, साहित्य जो है वो उसे ही, उस शब्द की ही व्याख्या अगर हम करें, सहित साहित्य बनता है। बिल्कुल। मतलब जिसमें समाज का हित हो। ये ठीक है कि समाज का जो अंकन है वह साहित्य में होता है। तो समाज में तो बहुत कुछ फूहड़ता है। जी। बहुत लोग देखें आपकी गालियां देते हैं, कैसी उनकी भाषा होती है। तो क्या हम साहित्य में भी उसको ले आए? मेरे को कई बार बड़ा अफसोस होता है कि फिल्म जो आज हमारा उसका जो स्तर है, वेब सीरीज बन रही हैं, फिल्में बन रही हैं, पता नहीं क्यों कौन लेखक, कौन राइटर इस बात को प्रश्रय दे रहे हैं कि उसमें गालियां भर दो, उसमें फूहड़ता ले आओ, क्योंकि वो है समाज में। क्योंकि अरे समाज का भाई है। आईना और दिखाने के चक्कर में। हाँ, तो समाज का आईना दिखाने के नाम पर हम फूहड़ता को परोसें, ये कहाँ की मतलब बात हुई एक साहित्यकार के लिए? तो जो जीवन में हो रहा है उसे हम अपने साहित्य में देखना चाहें हूबहू, या फिल्म में मंच पर देखना चाहें, नाटक में देख, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो कुछ मन चले होते होंगे जिन्हें वो अच्छा लगता होगा, लेकिन आम तौर से व्यक्ति ये आशा करता है कि हमारा साहित्य हित से जुड़ा हो। चाहे वो नाटक है, चाहे वो कविता है, चाहे वो व्यंग है, या हमारा फिल्म लाइन है, तो वहां हम ये उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसा अच्छा हो जिससे हमें कोई संदेश मिले, बिल्कुल। या हमें कुछ जीवन में सीखने को मिले। सकारात्मकता हो तो कहीं ना कहीं।
हाँ, हर चीज में सकारात्मकता तो हमें ढूंढनी ही पड़ेगी, वरना जो कुछ हमने इतने लंबे समय में जो पाया है, जो सभ्यता हमने सीखी है, उसे सबको छोड़कर हम फिर से गालियां। जंगल में चले जाएं, फिर से हम जानवर बन जाएं, क्यों? बिल्कुल। गालियां दिखा रहे हैं हम, और मुझे लग रहा है कि हाँ, टीवी हाँ, पर, बॉलीवुड पर, हाँ, बजाय हम समाज का आईना दिखाने के नाम पर गंदगी क्यों दिखा रहे हैं? कुछ हाँ, पॉजिटिव वो क्यों सकारात्मक दिखाएं? अच्छी चीजें दिखाएं, लोग सीखें। हमारे इसी समाज में जहाँ गंदगी है वहाँ अच्छा भी तो बहुत कुछ है, बिल्कुल तो बिल्कुल। हम अच्छा दिखाने की कोशिश करें। एक वो तरीके ठीक है से। कि जो बिल्कुल। हमारी समस्याएं हैं, हाँ। जो कुछ विपदाएं हैं, या जो संतोष है, पीड़ा है, संत्रास है, हम्म। उसे दिखाने की कोशिश होती है, वो एक अलग बात है, पर उसके दिखाने का भी तो एक खूबसूरत ढंग हो सकता है ना। जी। लेकिन वही है कि रियलिटी दिखाने के चक्कर में गंदगी ज्यादा दिखाते हैं वो। हाँ, कहते हैं हाँ, ना, वो वो गंदगी मक्खी। ज्यादा थी। मक्खी सारी अच्छी चीजों को छोड़कर एक गंदगी वाली ढेर पर बैठती है। तो मुझे लगता है साहित्य में बहुत सारी चीजें, साहित्य कहें, हाँ, हम मूवीज कहें, पिक्चर्स कहें, सीरियल्स हाँ, कहें, वेब बिल्कुल, सीरीज बिल्कुल। कहें, इन सब में ये वही मक्खी वाला हाल कर रखा वो, है। हाँ, वही जो हाल हो सिर्फ रहा गंदगी ही है। परोस रही है, गंदगी पर ही बैठ रही है। और हाँ, समाज को जी जो हाँ। है, इस तरह के जो संदेश हैं वो नहीं मिलने हम्म, चाहिए। हमारी एक पीढ़ी खराब हो रही है ये सब देखने हाँ, की वजह से। तो इसके साथ ही अब बिल्कुल, अगला बिल्कुल। प्रश्न यही है, मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी जो रचनाएं हैं वो मुख्यतः किन विषयों पर आधारित रही हैं? देखिए, मुख्यतः तो वही है, इसे हम नकार नहीं सकते, जो कवि पंत ने कहा था कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा खान, मढ़कर नैनों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। वो सब जानते हैं। तो पीड़ा तो एक ऐसा भाव है कि जो व्यक्ति को भावाभिव्यक्ति करने के लिए उत्साहित करता है। उसे संतोष नहीं होता आंसू बहाकर। आंसू बहाता है हर व्यक्ति, जब भी उसे कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, कोई समस्या होती है, लेकिन जो अपने भावों को व्यक्त कर सकता है, जिस व्यक्ति के पास में भाषा है, शब्द है, शैली है, तो वह उसे अभिव्यक्ति का माध्यम फिर ढूंढता है, बनाता है। तो बिल्कुल। मेरी कविताओं का विषय मुख्य रूप से जो भी पीड़ा है, दुख है, जो मैं अपने आसपास देखती हूँ, जो मेरे आस में, पड़ोस में, पाठशाला में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ कहीं मुझे ऐसे पात्र दिखाई देते हैं और मैं उनसे अपने आप को जोड़ती हूँ, तो उन्हीं भावनाओं को मैं, उनकी उनकी घटनाओं को, या उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसे मैं अपने भीतर लाकर ऐसा महसूस करके कि वह मेरी भी भावना हो सकती है या मेरी भी पीड़ा हो सकती है, तो उसी की अभिव्यक्ति ज्यादातर मैंने की है। तो यही कह सकती हूँ कि उसका मुख्य विषय एक तरह से पीड़ा या सामाजिक परिस्थितियां, संवेदना, संत्रास, विषमताएं जिसे हम कहें, तो उसी को मैंने, चाहे मैंने वो स्टोरीज में लिखा है, चाहे मैंने कविताओं में, गजल में, जो भी मेरे सम्मुख ये था, उस तरह की पद्धति आई, उसी में मैंने उसको अभिव्यक्त किया। बहुत खूबसूरत। और इसके साथ साथ आपने कौन कौन सी विधाएं जो हैं उनमें लिखा है आपने? हाँ, वही मैं बता रही थी कि कविताएं और बाकी कहानियां, लघु कथाएं, व्यंग भी थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें मेरा ज्यादा वो नहीं रहा इंटरेस्ट। और समीक्षा, फिर है ना, एकांकी भी मैंने कुछ लिखे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अभिनय पर भी मेरा ध्यान होता था। और मैं आपको बताऊं, वैसे वो ऐसी खास बात नहीं है, एक हरियाणवी फिल्म में भी मैंने थोड़ा सा काम किया था।
हरियाणा की फिल्म थी एक, उसका नाम था छैल गैला जांगी। तो हाँ। वो हुआ ऐसा था कि मेरा एक स्टूडेंट था, वो उसमें हीरो था। और उसे जब बन रही थी फिल्म, तो जो उनकी एक्ट्रेस थी जो वो रोल कर रही थी, वो आ नहीं पा रही थी। तो उसने मुझे कहा कि मैम आप कर दो ना ये थोड़ा रोल। मैंने कहा चलो ठीक है, कर देते हैं। तो वो, हाँ, तो इस तरह से ये होता रहा, पर उसमें मेरा कोई ऐसा नहीं था कि विशेष तौर से उधर जाऊं या ऐसा। तो बेटी ने वो मेरा ख्वाब एक एक तरह से पूरा कर दिया। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही अब अगला जो प्रश्न है वो मैं प्रश्न नहीं है, ये मैं चाहूँगी कि आप हमारे जो नए साहित्यकार हैं, नए उभरते लेखक हैं, उनके लिए कुछ हाँ, संदेश आप या टिप्स जिसे हम कहें कि उनको क्या करना चाहिए कि वो और अच्छा कर सकें अपने क्षेत्र में। देखिए, मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझती कि मैं कुछ दूसरों को संदेश दे सकूं। अपने अपने में हर राइटर जो भी है, लेखक अपना अपना रास्ता ढूंढता है, अच्छा लिखता है। और हमारे नौजवान काफी अच्छे लिख रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात मैं जरूर देखती हूँ कि है ही लेखकों में, नौजवान जो हमारे लेखक हैं, उनमें पढ़ने की इच्छा उतनी नहीं है कि वो पहले जो इस्टेब्लिश साहित्यकार हैं उनकी रचनाओं को देखें, पढ़ें, अध्ययन करें। उनको खुद लिखने का बहुत शौक है। और ये जो सोशल मीडिया आ गया है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पर बहुत कुछ लिख डालते हैं। और मंच हमारे सम्मुख इतने सारे खुल गए हैं, तो बस वो है कि जो मन में आया वही लिख दिया, वही लिखते चले गए हैं। तो वो थोड़ा सा स्तर इतना अच्छा नहीं हो पाता। तो मेरा ये कहना है कि अच्छे लेखकों को पहले ज्यादा पढ़ें, देखें, अध्ययन करें और फिर लिखें। और अपना भी जो लिख रहे हैं वो भी किसी अपने से बड़े या जो थोड़े से अनुभवी लेखक हैं उनसे वो उसे साझा करें, शेयर करें, तो शायद वो और भी अच्छा लिख सकते हैं। और उन्हें एक प्रसिद्धि पाने की, एक तरह से धूम मचाने की बहुत, मतलब एक तरह का शौक है उनमें, जी इच्छा जी। है। तो वो एकदम से अपने आप पॉपुलर हो जाना चाहते हैं, है ना? तो वो उसके लिए बहुत कुछ करते हैं। सारा मतलब जो अपना अपनी ऊर्जा है वो जो है उसी पर व्यय कर देते हैं। कैसे हमारा नाम हो, कैसे हम ज्यादा पॉपुलर हो जाएं। तो ये चीज है। तो बस मैं तो इतना ही कहूंगी, बाकी सब अपने अपने ढंग से अच्छा लिख रहे हैं। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि वो अच्छा लेखक नहीं है या। बिल्कुल, बहुत तो अच्छी बात है ये। हाँ। और हमारे साहित्यकार ज़रूर अगर इसे फॉलो करेंगे, इसे अगर हम्म, अमल में लाएंगे तो ज़रूर उन्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। हम्म, और हम्म, अब अगला हम्म। प्रश्न मैं यही आपसे पूछना चाहूँगी कि इस पूरी साहित्यिक यात्रा में आपकी चुनौतियाँ क्या रहीं? किन चुनौतियों का आपने सामना किया? चुनौतियां तो देखो, साहित्य अगर उन्हें चुनौतियां समझे तो हैं, अगर हाँ समझे तो नहीं है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि मैं बहुत अच्छी लेखिका बन सकती थी, क्यों नहीं बनी, या मैंने क्या नहीं किया, उसके लिए मुझे क्या कोशिश करनी चाहिए थी, तो वो है चुनौतियां। बाकी तो ये है कि जो कुछ लिखा जा रहा है वो ठीक है, जो हमसे हो पा रहा है वो ठीक है। वो किसी को अच्छा लगता है या नहीं लगता, तो वो तो फिर डिपेंड करता है ना। और चुनौती की दूसरी बात यही हम कह सकते हैं कि मैंने महिलाओं की जो समस्याएं हैं, या उन्हें जो जो पीड़ा झेलनी पड़ती है, उस सब का अंकन मैंने मोस्टली अपनी स्टोरीज में किया है। तो वो जी। चुनौतियां अगर हम माने तो हैं।
और नहीं मानते तो ठीक है। हाँ, तो ऐसा ही मेरा मानना है। बाकी हम कोई इस कविता और ले, कोई बातें हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे। स्वागत है, हाँ स्वागत है। हाँ आगे अपनी अब कविता आप हाँ सुनाइए। हाँ। इन्हें देख, पता है ये कौन है? ये देखिए, गजल ही है दिखाते हैं। या गीत। हाँ, मुझे आया कि अ, मायके पर एक बिल्कुल कविता बिल्कुल, लिखी मैंने, स्वागत है। काफी पहले लिखी थी। हापुड़ में एक सम्मेलन हो रहा था और मैं उसमें भी आमंत्रित थी, तो मैंने एक कविता उस समय, गीत है छोटा सा, तो वो देखिएगा आप। इनकी मम्मी कि की है। कौन सी मिसाल दूं मैं इस नगर के लिए, कौन सी मिसाल दूं मैं इस नगर के लिए, हर शब्द बेमानी हुआ इस शहर के लिए, हर भाव हर विचार तो ससुराल बन गया, हर भाव हर विचार तो ससुराल बन गया, कुछ भी नहीं बचा है अब नेहर के लिए, बहुत खूबसूरत। कौन सी मिसाल दूं मैं इस नगर के लिए, तमाम उम्र हो गई, तमाम उम्र हो गई उनका घर बसाने में, एक पल नहीं मिला अपने घर के लिए, बहुत कौन खूबसूरत। सी मिसाल दूं मैं इस नगर के लिए, यूं हुए पराए हम, यूं हुए पराए हम कि चिट्ठियां न पाती, तरसते रहे हम एक खबर के लिए, बहुत खूबसूरत। कौन सी मिसाल दूं मैं इस नगर के लिए, माहताब से उड़े थे हम भी आसमान में, माहताब से उड़े थे हम भी आसमान में, अब तो पिंजरा भला टूटे पर के लिए, बहुत खूबसूरत। कौन सी मिसाल दूं मैं इस नगर के लिए, डोलता रहा था मन छत की मुंडेर पर, डोलता रहा था मन छत की मुंडेर पर पाँव कि पर न पाँव उठ सके उस डगर के लिए, कि कौन सी मिसाल दूं इस नगर के लिए। और आखिरी बंद है कि आले की गुड़िया वो पीपल की छैया, आले की गुड़िया वो पीपल की छैया, भूलना पड़ा सभी हम सफर के लिए, कि भूलना बहुत पड़ा खूबसूरत, बहुत सभी खूबसूरत, बहुत हम खूबसूरत। सफर के लिए, कौन सी मिसाल दूं मैं इस नगर के लिए, हर शब्द बेमानी हुआ इस नगर के लिए। बहुत खूबसूरत, बहुत तो खूबसूरत। आपका बहुत बहुत आभार, आप बड़े मन से सुन रहे हैं नहीं नहीं, सच में प्रश्नों की आपकी माला के। कविताएं, आपके
आपकी सच में बेहद उम्दा हैं। और मायके से संबंधित अगर कोई कविता है, बेटियों से संबंधित कोई कविता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्त्री उससे इस भाव से अछूती रह जाएगी। ये जो भाव हाँ है वो हर स्त्री में कहीं ना कहीं समान रूप से मौजूद है, और हम सभी कहीं ना कहीं भावुक हो ही जाते हैं। तो हाँ, अगला। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। हाँ, अगला प्रश्न बोलिएगा। मैं ये पूछना जी, चाहती हूँ आपसे कि इस पूरी साहित्यिक यात्रा में ऐसा गिल्ट रहा हो आपको, जिसके लिए आपको ऐसा महसूस होता हो कि ये छूट गया मुझसे। मैंने तो अपनी उस गजल में ही कह दिया था, बहुत कुछ छूट गया, बहुत कुछ पास रहा। तो देखिए, छूटता तो बहुत कुछ है, लेकिन हमें वही देख करके संतोष कर लेना चाहिए कि यहाँ पतझड़ अगर होता है तो अधुमास भी आता है। तो जो छूट गया है उसके लिए हम महसूस करते रहें गिल्ट के तौर पर, या ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि इच्छाएं तो बलवती होती हैं, है ना। हर इंसान चाहता है कि मैं और ऊंचे जाऊं, और ऊंचे उड़ूं, लेकिन वह हमारी जो अपनी सीमाएं हैं, अपनी जो ताकत है, परिस्थितियां हैं, तो उनसे हमें जूझना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि मेरा कोई गिल्ट ऐसा नहीं है, मतलब जिसके लिए मुझे बहुत ज्यादा अफसोस होता हो। जो भगवान ने दिया वह भी बहुत अच्छा है, और जो न दिया वही बात है कि जो अपनी इच्छा से हुआ बहुत अच्छा है, जो अपनी इच्छा से ना हुआ वो भी वो बहुत बुरा ईश्वर इच्छा है। है। तो तो बिल्कुल बिल्कुल। यही मानकर हमें चलना चाहिए। जी और जीवन का आधार भी यही है। हम अगर ये सोचते रहेंगे कि ये रह गया, ये रह गया, तो शायद हम जी ना पाए, या हम जो है आगे ना बढ़ पाए, जी। है ना। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात आपने कही है। और अब क्योंकि कार्यक्रम जो हाँ है वो बिल्कुल अंत की तरफ जा रहा है, तो हाँ। अब हम चाहेंगे कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कोई संदेश दें। वीवर्स के, एक तो मैं अपनी मातृभूमि के लिए दो पद कहना चाहूंगी, जी जो हमारा उसके प्रति फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। तो देखिए, मैं ये है कि माँ है सब कुछ सह लेती, माँ है सब कुछ सह लेती, तभी धरती कहाती है, तभी पूतों से फलती है, तभी दूधों नहाती है। बहुत खूबसूरत। मगर हिंसा के रंगों में इसे हम यूं डुबो देते, मगर हिंसा के रंगों में इसे हम यूं डुबो देते, हजारों साल तक दामन के धब्बों को छुड़ाती है, बहुत हजारों साल खूबसूरत, तक बहुत दामन खूबसूरत। के धब्बों को। और फिर देखिएगा कि कभी गंगा कभी यमुना के घाटों में विचरती है, कभी गंगा कभी यमुना के घाटों में विचरती है, कभी काबा कभी काशी के विश्वासों में ढलती है। बचा लो इस धरा को तुम किसी भी आतताई से, बचा लो इस धरा को तुम किसी भी आतताई से, जहर का घूंट भरकर भी हमें अमृत पिलाती है, जहर का घूंट भरकर बहुत भी हमें खूबसूरत, अमृत बहुत खूबसूरत पिलाती है। सच में। तो ये हम मातृभूमि को भी कह सकते हैं, और अपनी जननी के लिए भी कह सकते हैं कि उसके जो हमारे ऊपर एहसान हैं उन्हें हम उतार नहीं सकते, और उसके लिए हमें हमेशा दृढ़ संकल्प रहना चाहिए, उसे बचाने के लिए, उसके सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए। जी तो ये मेरा वो था। अच्छा, एक कविता अगर मैं जाते जाते, अगर हो वक्त तो, स्वागत है, है? स्वागत है मैम, समय आपका है। आज का समय आपका है। एक गजल ही है, हम्म, और वो मैं चाहूंगी कि मैं आपसे शेयर करूं।
जी जी, स्वागत है। कविताएं तो बहुत कुछ बोलने को मन करता है, लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, नहीं, तो वही देखते आज हुए। आप बोल सकते हाँ। हैं। कवि सम्मेलन अ, में हमें समय नहीं मिल पाया जै- था। जैसा कि हाँ, जैसा कि आपने कहा भी था कि हमारे अ, अ, जो जो हम अभीष्ट पाना चाहते हैं, जैसा आपने कहा ना कि कोई गिल्ट आपके मन में है, ऐसा तो ऐसा नहीं है कि गिल्ट है, पर मैं उस भाव भूमि को आपके सम्मुख रख रही हूँ कि एक इंसान हमेशा कुछ पाने के लिए, हमेशा व्यक्ति का एक अभीष्ट होता है और उसे पाने के लिए वो कोशिशें करता रहता है, श्रम करता है, पर उसका फल देना ऊपर वाले के हाथ में होता है। तो उसे क्या प्राप्त होता है वो आप देखिएगा इस गजल के माध्यम से कि आवेदन लिखे हमने, आवेदन लिखे हमने, हस्ताक्षर तुम्हारे हैं, बनाए शब्द हैं हमने, मगर अक्षर तुम्हारे हैं। कि आवेदन लिखे हमने, और देखिएगा कि हमारे भाग्य में तो बस, हमारे भाग्य में तो बस उपवन सींचना भर था, रहा प्यासा सदा तन मन, कुएं गागर तुम्हारे हैं। कि बहुत खूब। आवेदन लिखे हमने और हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। जमी पर बेसहारा थे, जमी पर बेसहारा थे, गगन को छू नहीं पाए, जमी पर बेसहारा थे, गगन को छू नहीं पाए। हम त्रिशंकु की तरह, त्रिशंकु की तरह हम हैं, धरा अंबर तुम्हारे हैं। कि खूबसूरत। आवेदन लिखे हमने और हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। और आगे देखिएगा कि बरसातों के पानी की, बरसातों के पानी की तलैया तक पहुंच पाए, बरसातों के पानी की तलैया तक पहुंच पाए। तुम्हें शोहरत मिली जिनसे, तुम्हें शोहरत मिली जिनसे, नदी सागर तुम्हारे हैं। कि आवेदन लिखे हमने और हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। आगे देखिएगा शेर, हमें मालूम था लेकिन, हमें मालूम था लेकिन, सदा खामोश रह कर के, तराशे थे जो तन मन से, तराशे थे जो तन मन से, वे संगमरमर तुम्हारे हैं। कि आवेदन खूबसूरत। लिखे हमने और हस्ताक्षर तुम्हारे हैं। है ना, ऊपर वाले के लिए है ये सब। आप कह रहे थे ना कि हमें क्या नहीं मिला, वही मैं सारा इसमें व्यक्त कर रही हूँ। और देखिएगा अगला शेर कि फूलों से सजावट की, फूलों से सजावट की गलीचे भी बिछाए थे, फूलों से सजावट की गलीचे भी बिछाए थे। ओ पूजन हो या वंदन हो, वे अवसर तुम्हारे हैं। बहुत कि खूबसूरत। आवेदन लिखे हमने। और अंतिम शेर है, देखिएगा, पहले जमाने में या आज भी कहीं ना कहीं गांव में दूर दराज गुड़ बनाने के लिए कोल्हू चलाए जाते थे।
बैलों को चलाया जाता था और उनके आंखों को बांध दिया जाता था, जिससे वो एक ही धुरी पर ना घूम रहे हो, ऐसी अनुभूति उन्हें ना हो और वो चलते रहें। तो देखिएगा कि हमको लू के बैलों से, हमको लू के बैलों से बंधी आंखें चले मीलों, हमको लू के बैलों से बंधी आंखें चले मीलों, मगर हमको मिला भूसा कि गुड़ शक्कर तुम्हारे हैं, बहुत खूबसूरत। मगर हमको मिला भूसा कि गुड़ शक्कर तुम्हारे हैं, कि आवेदन लिखे हमने और हस्ताक्षर तुम्हारे हैं, बनाए शब्द हैं हमने मगर अक्षर तुम्हारे हैं। बहुत ही प्यारी, सच में बहुत ही उम्दा। और कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने कहा, ये तो मुझे ऐसे लगता है मेरे मन की बातें आपने लिख दी हैं। बहुत खूबसूरत लिखा है आपने हाँ, सच में। ये असल में हर मन की टीस है बिल्कुल कि उसे जो उसने चाहा था वह उसे नहीं मिल पाया, बिल्कुल। वह उसका बहुत थोड़ा सा अंश ही उसे प्राप्त हुआ है, जी। पर ये एक भावाभिव्यक्ति थी। मैं कहती हूँ कि जो मिला वह बहुत मिला, उसी में हमें संतुष्ट होना चाहिए और ऊपर वाले का हमें हमेशा हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, उसका शुक्रिया करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूबसूरत आपने लिखा है और आपकी साहित्यिक यात्रा बेहद खूबसूरत रही है। और मुझे बिल्कुल आशा है कि हमारे जो भी नए लेखक, हमारे जो व्यूअर्स इसे देख रहे होंगे, वो इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। और अगर एक भी व्यक्ति जिसके जीवन में अगर थोड़ा सा भी चेंज, थोड़ा सा भी बदलाव हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से आता है, तो मुझे लगता है हमारी ये मेहनत जो है सफल हो जाएगी। बिल्कुल और बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल अब विदा लेने बिल्कुल। का समय आ गया है, तो सबसे पहले मैं दो पंक्तियों के माध्यम से आपका जो हाँ, मैं धन्यवाद। ना एक बात कहना चाह रही हूँ, जी एक मिनट, जी जी जी, कि स्वागत है। मेरी कहानियां जो छपी जी और लोगों ने देखी, कई लेखकों मतलब कई सारे पाठकों के मेरे पास ये उत्तर आए कि ये कहानी तो शायद आपने मेरे को ही केंद्र में रखकर लिखी है, ये मेरी कहानी है, चाहे वो अध्यापन से जुड़ी थी या वो आसपास की कहानी थी, जैसा कि आप कह रहे कि मेरे मन की बात कह दी। तो अगर लेखक के मन की बात पाठक के मन को छू जाती है और उसे ऐसा लगता है कि ये मेरी ही बात है, तो उससे बड़ी सार्थकता लेखक के लिए और कुछ हो नहीं सकती। तो मैं मानती हूँ कि लेखक जो है वो पाठक से जुड़ा है हर स्तर पर, और पाठक लेखक से जुड़ा है, तभी यह साहित्यिक यात्रा जो है वो संपन्न हो पाती है। बिल्कुल, कहते हैं ना, एक सच्चा लेखक वही है जिसकी रचनाओं से लोग स्वयं को जुड़ा महसूस कर सकें कि हाँ ये उसी बिल्कुल के लिए बिल्कुल। लिखी गई हैं। और आप जो है इसमें बिल्कुल सफल रही हैं मैम। और सच में आपका बहुत खूबसूरत आप लिखती हैं। और अब मैं आपके लिए दो पंक्तियां कहना चाहूंगी कि मकरंद सी बिल्कुल। तासीर, गुलकंद सी वाह शख्सियत है इनकी, कुदरत की रहमतें हैं ये किसी किसी पर ही बरसती हैं। तो आज वाह, आपने कमाल कर दिया। जी आपने इतनी खूबसूरत पंक्तियां मेरे लिए कही, शायद मैं उस लायक नहीं थी, जी जी, अतिशोक्ति है आगे शायद आपकी, आगे पर दो आपने पंक्तियां बहुत खूबसूरत कहा। आगे दो पंक्तियां और कहना चाहूंगी कि खुदा ने खिलखिलाते रंग निहायत ही चंद बनाए हैं, खुदा ने वाह, खिलखिलाते खुदा रंग ने निहायत ही चंद खिलखिलाते बनाए रंग। हैं, और उनमें से सबसे मोहक आज हमारे पटल पर आए हैं। वाह तो वाह वाह वाह, आपने कमाल कर दिया, बहुत तो सुंदर बहुत आपने बहुत कहा। आ, आभार हम प्रकट करते आ, हैं मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश मलिक जी, आ, आपने इतना कीमती समय आज हमें आ, दिया और अपनी पूरी साहित्यिक यात्रा की जो चर्चा हमारे व्यूअर्स के सामने आज आपने की है, और इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारा मंच
आपका बहुत आभारी है। और हाँ, अब क्योंकि आ, विदा लेने का समय आ गया है, तो अब हम विदा लेते हैं हमारे व्यूअर्स से अगले रविवार तक के लिए, जहां हम फिर से जी हाजिर होंगे एक जी जाने माने साहित्यकार के साथ, हाँ जिनके साथ हम हाँ चर्चा करेंगे उनकी साहित्यिक यात्रा के हाँ बारे में। हाँ। तब तक आप मैं भी जी आपके मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और गरिमा जी, जिस अंदाज में आपने मेरा परिचय दिया और जिस अंदाज में आपने कविताएं सुनी और अब प्रतिक्रिया अपनी दी, बहुत ही खूबसूरत था। आपका उच्चारण, आपका लहजा, आपका ढंग मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आपका, शुक्रिया, बहुत अब हम शुक्रिया। विदा लेते हैं हमारे व्यूअर्स से। जी आप जी सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जी।